हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स क्लिप। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का सबसे लास्ट टॉपिक है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। मतलब यदि पहले से आपको हाइपरबोला आता है तो ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका थोड़ा पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक डेफिनेशन पढ़े थे। अभी इसका पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इसेंट्रिसिटी कैसे आएगी, एसिम्पटोट्स क्या होंगे, टेंजेंट कैसे निकलेगा, नॉर्मल, पैरामेट्रिक पॉइंट, एवरीथिंग। अभी इस लेक्चर में पूरा ऑपरेशन कर देंगे और आप ध्यान से देखते रहें कि कैसे कर रहे हैं और समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसा पहले भी डेफिनेशन आपको बताया गया, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे कि हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यही होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ यदि बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो मैं इसका इक्वेशन फिर बना सकता हूं, आराम से बना सकते हैं। इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता था, 2a, याद है ना, 2a होता था। तो दिस इज 2a इक्वल टू 2b, इट मीन्स a इक्वल टू b। तो ये यदि कंडीशन होता है, ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो आवर हाइपरबोला बिकम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है। और देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो मैं यदि इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो इक्वेशन में क्या करेंगे, b की जगह a रख देंगे। तो मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखें आप, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारा पहले जो होता था वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, ए स्क्वायर ऑलरेडी रख दूं, इक्वल टू 1। कोई बोले सर ए की जगह बी क्यों नहीं रखा, आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। बट एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी हमारे पास इक्वेशन आता है और वो होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। असल में ये पहले ही आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, मैथमेटिकल टूल्स करके एक चैप्टर आता है, उसमें ये बताया जाता है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। हम इसी इक्वेशन के थ्रू इस इक्वेशन को डेराइव करने वाले हैं और हमारा टारगेट ही यही है कि हम इस इक्वेशन पे जाएंगे और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मतलब फोटो बनाएंगे इसका, और फिर देखेंगे क्या होगा। तो इक्वेशन में पता चल गया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अभी आप न समझें कि ये होता है, अभी थोड़ी देर बाद आप क्लियर हो जाएगा कि ये भी होता है और ये दोनों चीज कहीं ना कहीं सिमिलर है। अब मैं बोलूं कि इसेंट्रिसिटी आप निकालें। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी तो बहुत इजी है हमारे पास। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है अपन को, वो क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। तो दिस इज कैंसिल आउट, तो दिस इज 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इट मीन्स ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसको याद रखें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी √2 होती है। और ये पहले भी बताया जा चुका है आपको, जहां पर मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बस आपको डिक्टेट किया था कि क्या होता है। ई √2 हो गया। अब मैं एसिम्पटोट्स की बात करता हूं इसका। यदि मैं इसको पॉइंट वाइज भी बोलूं तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकाले, सेकंड पॉइंट में हमने इसेंट्रिसिटी निकाला, अब थर्ड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, इसका एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं। एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स कुछ अलग थोड़ी है। एसिम्पटोट्स हमें पहले से पता है, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता था उसके लिए एसिम्पटोट्स क्या आता था, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स आता था। ये फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए है। बट इस केस में क्या होता है, ये तो है हमारा कंडीशन, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ए और बी को बराबर कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एसिम्पटोट्स आ गई, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। मतलब एक एसिम्पटोट्स y इक्वल टू एक्स और दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो फिर तो मैं इसको थोड़ा इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ, देखता हूँ ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो मैंने बोला ग्राफ, इसका बना रहा हूँ ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से देखेंगे, एक और तरीका होता है इसको बनाने का, अभी फिलहाल जिस वे में चल रहा है वही आपको पहले क्लियर कर दे। ये हमारा हो गया एक्सिस, एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। अभी बताओ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन सबको पता है कि यही होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन।
दिस इज लाइन y इक्वल टू एक्स। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये y इक्वल टू एक्स है और दूसरी क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स होती है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स मैं लिख भी देता हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं, एसिम्पटोट्स हैं, तो हमारा जो हाइपरबोला होगा वो कैसा बना होगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही बना होगा, यहां पे होगा और यहां पे बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिम्पटोट्स, दोनों एसिम्पटोट्स हैं और ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ तो भी चेंज करूंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस इक्वेशन से हम यहां पे स्विच कर रहे हैं और इसको ही हम स्टैंडर्ड मान के इसका पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इससे और भी कंडीशंस निकालेंगे, पैरामीट्रिक पॉइंट्स निकालेंगे, ये सब कुछ करने वाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखें कि हाँ हमने ऐसा डायग्राम कैसे बनाया। तो ये अभी बहुत बेसिक सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एसिम्पटोट्स आ गई, हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या होगी, हमेशा √2 होगी, और दिस इज द हाइपरबोला, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, कई जगह हाइपरबोला, ठीक है, कई जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आपको इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोला जाएगा, ठीक है ना। इसकी जगह हो सकता है इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोला जाए, रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है। यहां पे आप एंगल देख भी सकते हो, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये अल्टीमेटली राइट एंगल है। कहीं ना कहीं ये एक कंडीशन होता है, दैट्स व्हाई हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इसकी वजह से, ठीक है। तो बाकी अब आप ऐसा कुछ नहीं है खास, आप बस नाम से याद रखें क्या है। अब मैं आगे देखते हैं अभी इसके बाद कि कैसे इसको हम इधर से इधर डिराइव करेंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, तो मुद्दे की बात देखते हैं अब क्या है मुद्दे की बात। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, समझना क्या है, और उसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे हम। हमारे पास जो डायग्राम आया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, वो कुछ तो भी जनरल जैसा ही था। अब उसमें क्या जनरल से थोड़ा अलग क्या है वो दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये हमारी एसिम्पटोट्स थी, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। छपना मतलब समझते हो ना, बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाना चाहिए। ये हमारा हाइपरबोला था और इधर ऐसे बना हुआ था, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू एक्स, ये एक एसिम्पटोट्स है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दूसरी एसिम्पटोट्स है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, और यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो दोनों एसिम्पटोट्स है उनके बीच का भी एंगल 90 है, और आपका जो एक्सिस है x और y उसके बीच का भी एंगल 90 है। तो थोड़ी देर के लिए यदि मैं ये बोलूं कि मैं एसिम्पटोट्स को एज ए एक्सिस कंसीडर करूं, मतलब सपोज आप ये समझ लो कि y एक्सिस को मैं इधर शिफ्ट कर दूं 45 डिग्री से, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 45 ही तो है, 45 डिग्री ही तो है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, चूंकि यहां पे क्या है कि दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना है 90 है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का भी एंगल 90 होता है, ये तो पता है अपन को। तो मैं यदि थोड़ी देर के लिए एसिम्पटोट्स को एक्सिस कंसीडर करूं, तो ध्यान से देखो, यदि मैं y एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर दूं इधर, y एक्सिस को 45 इधर कर दूं और x को 45 इधर कर दूं, तो ये एज ए y एक्सिस काम करेगा, मतलब ये y न्यू हो जाएगा, कुछ तो भी y न्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x न्यू हो जाएगा। ध्यान से देखें, मैं y को 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एसिम्पटोट्स के बीच का भी एंगल 90 है, तो मैं आराम से इनके ऊपर भी एक्सिस बना सकता हूं। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो ये y का नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा और x का नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा। यदि ऐसा बनता है तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है पैराबोला का, ये कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखना चाहिए, ये वाला इधर वाला, और इसके अपोजिट फर्स्ट में यदि है तो दूसरा वाला किस में आ जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, और ये थर्ड बन जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट अभी लगाएंगे, और देखो आपको मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं y एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं। नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे कि नाउ रोटेट y एक्सिस, y क्यों, x भी तो रोटेट कर रहे हैं, इसको भी हम 45 से रोटेशन दे रहे हैं ना। नाउ रोटेट x एंड y एक्सिस 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ध्यान से देखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं हम, ठीक है। रोटेशन का फॉर्मूला आपको बताया गया था, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा एक्स न्यू, एन लगे तो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये एन है यहाँ पे नीचे, तो वाई में भी यहाँ पे एन नीचे लिख दो। एक्स न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई न्यू में क्या हो जाता है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये आपको स्ट्रेट लाइन में बताया जाता है, ठीक है। कैसे ओरिजिन शिफ्ट करते हैं ये सब चीजें वहां पे अपन पढ़ रखे हैं। थीटा हमारा कितना है, थीटा कितना है जी, थीटा हम 45 डिग्री रोटेट कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज कंसिडरेशन नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। यूजुअली ये सारी फिजिक्स की बातें कंसिडरेशन, बट मैथ में भी आपको एंगल यदि आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो नेगेटिव लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना होता है। यूजुअली हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं अब नए कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करूं तो देखो एक्स न्यू क्या आ जाएगा, एक्स न्यू आप खुद ही बता सकते हो क्या हो जाएगा, ये तो ओल्ड एक्स होता है, एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस माइनस 45, कॉस माइनस 45 इटसेल्फ 1/√2, तो दिस इज x/√2, राइट है, और प्लस वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस 45 माइनस बाहर देगा, साइन ऑफ माइनस 45 माइनस बाहर देगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन √2, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई √2। तो x न्यू क्या हो गया, y x माइनस वाई अपॉन √2। ऐसे ही मैं y न्यू की बात कर लेता हूं, y न्यू मतलब रोटेशन, आफ्टर रोटेशन एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ही चेंज हो जाएंगे पूरे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x साइन थीटा, साइन माइनस 45 माइनस 1/√2, अभी देखा हमने साइन माइनस 45 माइनस 1/√2, और पहले से एक एडिशनल माइनस पड़ा हुआ है, तो दिस माइनस एंड अगेन 1 माइनस और है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x/√2, और ये तो क्या हो जाएगा प्लस y अपॉन √2, दिस विल बी x प्लस वाई बाई √2, ठीक है। यूजुअली इसको ऐसे भी समझाया जाता है, कई जगह आपको डेफिनेशन में ऐसे भी मिलेगा कि यदि आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए तो आप एक्सिस को रोटेट कर दीजिए, एक्सिस को रोटेट कर दो 45 डिग्री से, तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा। वही काम कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, और वी हैव इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वी हैव इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, देखते रहो ध्यान से, ठीक है। ये है ना हमारे पास पहले से है। अब क्या करता हूं मैं, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अभी देखो यदि नीचे √2 आ जाए दोनों में, तो मैं कुछ इन कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर सकता हूं, इसमें √2 आ जाए, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं x माइनस वाई अपॉन √2 मैंने खुद से दिया, इसको भी √2 खुद से दे दिया, तो इधर कितना दे दिया, नीचे 2 दे दिया, डिनोमिनेटर में 2 दे दिया, तो इसको भी 2 दे देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई अपॉन √2 को x न्यू इंटू वाई न्यू इज इक्वल टू, दिस इज, इस कोऑर्डिनेट को मैं, सॉरी इस नंबर को a स्क्वायर बाई 2 को, एक कांस्टेंट है उसको मैंने c स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। यदि ऐसा कर दिया तो अब क्या हो गया, हमारा जो एक्सिस रहा वो ये बन चुका है, ये हमारे एक्सिस बन चुके हैं, ये एक्सिस बन चुका है, और ये पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा चुका है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है। हमने क्या किया, पूरे एक्सिस को ही चेंज कर दिया, पूरे एक्सिस को चेंज कर लिया। अब इस केस में क्या होता है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने का, वैसा कंसेप्ट आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, इसको ही हम एक्सिस मान लेते हैं। अब तो जैसे ही एक्सिस मानोगे तो इसको मैं x लिख देता हूं और इसको y लिख देता हूं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और मैं बोला था ना कि मैं इसी से डिराइव करूंगा, कर दिया ना, वेयर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई √2, देखो c इक्वल टू a बाई √2 होगा, ये ध्यान रखना है। ये तो हमने खुद से कंसीडर किया, और ये क्या किया, पूरा एक्सिस का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया हमने इसके लिए। तो एक्सिस का कंसेप्ट चेंज किया तो ग्राफ भी चेंज होगा, ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, ग्राफ का पोजीशन चेंज हो जाएगा। नेचर मतलब समझ रहे हो ना, कि कैसा कर्व बन रहा है, वो कैसी कॉन्केविटी है, ये सब फिक्स रहेगा। ग्राफ का नेचर फिक्स रहेगा, ग्राफ का पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब अब ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये थर्ड में आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाऊं आपके लिए, वैसे तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो फिलहाल आप लिख लो, इसके बाद मैं फ्रेश आपको एक नया ग्राफ बना के दिखाता हूं। आप वीडियो पॉज करके लिखो, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं।
तो जो अब ग्राफ होगा हमारा, मैं इसकी बात कर रहा हूं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, पूरा गेम अब इसी पे डिपेंड करेगा। वेयर सी इक्वल टू ए बाई रूट टू। अब आप समझ चुके इसका ग्राफ कैसे बनाना होगा। ध्यान से देखो, अभी क्या हुआ है, मैं एक्सिस ये बना रहा हूं, इनमें तो थोड़ी ना कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। अब हाइपरबोला चेंज हो चुका है, हाइपरबोला कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट है। और जो ये लाइंस हैं, ये तो एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, और ये जो वाई इक्वल टू एक्स लाइन है ये किसकी तरह ट्रीट हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह ट्रीट हो जाएगी। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये कॉन्जुगेट एक्सिस बन गई, एंड दिस लाइन इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो ग्राफ है, ये असल में इस हाइपरबोला मतलब स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये हो गया स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ऐसा ग्राफ होता है। तो जब ये सब कुछ है, तो और भी फर्दर हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे, मुझे तो सेंटर तो पता चल गया, चलो सेंटर क्या है इसका, 0 0 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये एक्सिस का ही सेंटर है, ठीक है। मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए, मुझे फोकस चाहिए, यदि ये हाइपरबोला है तो ये सारी चीजें तो मिली होंगी। मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, टेंजेंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसके जो टर्मिनोलॉजीज है ना, टर्मिनोलॉजी मतलब हमारे पास वर्टेक्स होगा, फोकस होगा, वर्टेक्स होगा, फोकस होगा, ये S1 है, दिस इज S2, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ऐसे एक तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहां से पास हुई होगी, सब कुछ पता करेंगे अभी, सब कुछ इक्वेशन उसका फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 1 में कि मैं वर्टेक्स पता करता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। बहुत आसानी से समझना, बहुत बेसिक से समझेंगे कि वर्टेक्स कैसे निकाल रहे हैं। वैसे भी वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, किसी भी हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स कैसे निकालते थे, हाइपरबोला और ट्रांसवर्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो वर्टेक्स होता है। ये हाइपरबोला हमारा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हाइपरबोला और ट्रांसवर्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स होगा। तो हमने यहां पे वर्टेक्स लिख दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विद हाइपरबोला, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है सॉल्व करना। ये क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें वाई की जगह एक्स रख दो, इसका इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स ही तो है, तो वाई की जगह एक्स रख दो। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स इक्वेशन नंबर 2 है, तो y की जगह मैं x रख देता हूं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी, ठीक है। तो यदि x प्लस माइनस सी होगा तो y भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी ही हो जाएगा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, a1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आपको दिख रहा है ना, दोनों प्लस का ले लेते हैं a1 के लिए, तो दिस इज c कॉमा सी, एंड a2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी कॉमा माइनस ऑफ सी, ठीक है। समझ में आ गया, दो है ना हमारे पास, तो दोनों आ गए ना, क्वाड्रेटिक था तो दो ही आएंगे। तो a1 हमारे पास आ चुका है c कोमा सी, मतलब यदि आप ध्यान से देखो तो दिस इज a1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, c कोमा सी हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स के बाद मैं बात करता हूं, तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा फोकस की बात करें, फोकस मतलब S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखो क्या होता है S1 S2 के लिए, किसी भी कोनिक के लिए क्या बताया गया है कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, कहां से, डायरेक्ट्रिक्स से, सॉरी अब आप पहले ये देखो, चलो यहां C है तो ये डिस्टेंस C रहा होगा, ये भी C रहा होगा, तो ये कितना हो गया, √2C हो गया, √2C हो गया, राइट है। अब मैं बात करता हूं फोकस, तो अब देखें यहां से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, √2E, ए पॉइंट का। अब फोकस के लिए क्या होता है, यदि मैं पुराने हाइपरबोला में आपको लेके चलूं तो यहां पे फोकस क्या होता था, AE, मतलब यहां से जो डिस्टेंस होता था सेंटर से वो कितना होता था, AE होता था, मतलब A कौन सा डिस्टेंस था, ये था, और इसमें E मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोकस पे पहुंच जाओगे। यही तो था कि यदि मैं डिस्टेंस जो है सेंटर का वर्टेक्स से उसमें E मल्टीप्लाई करूं तो फोकस पे पहुंच जाऊंगा।
तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसमें e मल्टीप्लाई कर दूं और इसेंट्रिसिटी e कितना होता है इसके लिए √2 होता है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस 2c हो गया। अब मुझे S1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, S1 के कोऑर्डिनेट्स तो आराम से निकाल सकते हैं। S1 के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे, अब कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है मेरे पास, ये सेंटर है 0,0, यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस है 2c और सपोज ये पॉइंट है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो 2c तब आया होगा ना जब यहाँ पे √2c और यहाँ भी √2c बना होगा। तो देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं S1 के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो S1 के लिए x में कितना जाना होगा √2c और y में भी कितना जाना होगा √2c। तो इसलिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा √2c, √2c, वो इधर और इधर क्या हो जाएगा -√2c, -√2c। तो मैं फोकस को ऐसे लिख सकता हूं, फोकस के कोऑर्डिनेट को एक साथ लिख दूं, जैसे हमारा वर्टेक्स आ गया ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स a यदि मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा +-c, +-c। ऐसे ही फोकस क्या हो जाएगा ±√2c, ±√2c, राइट है। ये हो गया हमारा फोकस। अब बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की। थर्ड पॉइंट लेते हैं कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स का कैसे हम इक्वेशन निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, यहां पे आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास कर रही होगी, एक जस्ट मैं अंदाजा लगा रहा हूं, यहां से पास कर रही होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मैं एक और डायग्राम यहां पे बना रहा हूं, अब छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे फ्रेश देखो आप, हो सकता है वहां बहुत सारा कचरा हो चुका है तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल जाए। ये है हमारे पास हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये एक बना देता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस, बस बात खत्म है, इतने पे ही रहने दो। अब कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे पास कर रही होगी और दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक यहां होगी तो एक यहां भी होगी, ये तो मानते हो ना, और ये सेंटर है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स की खासियत क्या है, मुझे इक्वेशन चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का, और जो हमारा पहले स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता था उसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, x = a/e। मतलब क्या होता था वहां पे ये मतलब क्या होता था, ये बस समझ लो कि वो जो कंसेप्ट था उसमें कुछ ऐसा था कि ये हमारा एक्सिस हो गया और ये होता था डायरेक्ट्रिक्स, और ये डिस्टेंस a/e होता था। मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस a/e होता था। तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का a/e होना चाहिए। और a क्या होता था, वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये a होता था। यहां पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप देखे थे ना, ये a की वैल्यू है √2c। तो √2c अपॉन e कितना है, √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। √2c अपॉन √2, देखो a कितना है यहाँ पे, √2c अपॉन e, √2 करोगे तो ये c हो जाएगा। और एक बात और पता है मुझे कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और ये तो परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और ट्रांसवर्स एक्सिस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो क्या मैं नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं, मुझे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। देखो तो c डिस्टेंस पे नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप लिख चुके होंगे तो, ताकि यहां पे स्पेस मिल जाए मुझे। तो मैं इक्वेशन ऑफ, इसको d1 बोल देता हूं और दिस इज d2। इक्वेशन ऑफ d1 एंड d2 किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, c है, और अल्फा क्या है, अल्फा 45 डिग्री है। अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x cos अल्फा मतलब x/√2 प्लस y अपॉन √2 इक्वल टू p की जगह क्या रखना है, c। अच्छा ये ध्यान से देखो, यहां से इधर c है तो पीछे कितना होगा, -c, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा हमें, +-c लेना पड़ेगा, राइट है, क्योंकि दो लाइन है हमारे पास, तो दिस इज +-c। तो ये अब मैं √2 को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू +-√2c। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। यहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, यदि स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करें आप, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो पैरेलल होती है हमारे कॉन्जुगेट एक्सिस के। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन जो इससे c डिस्टेंस पे, वो बात खत्म, वैसे भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल
ऐसी लाइन का इक्वेशन जो सी डिस्टेंस पे हो। देखो यदि ये कॉन्जुगेट एक्सिस है हमारा तो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइन का इक्वेशन जो उससे सी डिस्टेंस पे हो। क्योंकि ये डिस्टेंस बीच में सी आ रहा है तो किसी भी लाइन के पैरेलल दो लाइंस बन सकती हैं जो सी डिस्टेंस पे होगी, एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी नीचे, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो लाइन का इक्वेशन आएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों सेम ही है। तो आई होप यहां तक समझ लिए होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेंगे और कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे बनाएंगे, फिर मैं टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे। तो आई होप अभी तक आप बात को समझ गए होंगे। तो वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे देखते हैं और मजा आने वाला है। अब देखने वाले हैं पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ध्यान से देखो पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे बता रहे हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 रख लिया करेंगे। इस पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट आप कैसे लिखोगे, एक तो जनरल पॉइंट x1 y1 आप ले सकते हो, फिर बाद में उसको सेटिस्फाई कराते रहो। इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, लेट p पैरामेट्रिक पॉइंट है तो दिस इज, यदि मैं ध्यान से रखो क्या रख रहा हूं, x को ct रख दूं, x को ct रख दूं, ct अपने आप ct रख रहा हूं, ये वाला c और t मेरे पास पैरामीटर है, t पैरामीटर है। तो देखो क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे ct रख दूं तो ct इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल, ठीक है, t नीचे आ जाएगा तो y क्या हो जाएगा, c बाई टी हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, c बाई टी हो जाएगा। तो दिस इज वेयर t इज अ पैरामीटर। तो ये पॉइंट होता है पैरामेट्रिक पॉइंट, इसको याद रखें बिल्कुल। अच्छा, ये कोई बोलेगा कि ये जरूरी है क्या कि यही लें, कुछ और खुद से नहीं ले सकता। अरे बिल्कुल ले सकते हो खुद से, पर फिर कैलकुलेशन बहुत जम्बल्ड हो जाएगा, तो फिर अपना समझते फिर ना कैसे कर रहे हो। ये इसलिए बताया जा रहा था कि आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा स्मूथ हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि इसको कैसे करने वाले हैं। अब इसमें जो पूरे कंसेप्ट को मैं एक साथ डील कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे मैं पॉइंट मिला तो किसी पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट खींच सकता हूँ, नॉर्मल खींच सकता हूँ। तो अब बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है ना। टेंजेंट, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाने की तो कोई जरूरत है नहीं, टेंजेंट पहले से पता है आपको कि टेंजेंट क्या होती है। बट टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, तो उसमें यहाँ पे दो फॉर्म लेंगे हम। पहला फॉर्म लेंगे पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 है। इस केस में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने वाले हैं। कोई भी पॉइंट इस हाइपरबोला पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, t इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू P। और आपको याद होगा t इक्वल टू 0 में कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, xy को क्या करेंगे, x y1 प्लस वाई x1 बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट को एज इट इज रहने देते हैं, इसको उधर भेज दिया, तो दिस इज xy1 प्लस वाई x1 इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। अब यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए टेंजेंट का। पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। यदि आपको डेरिवेटिव आता है तो सीधा सीधा डेरिवेटिव से स्लोप निकालें और पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हो। बट मैं डेरिवेटिव यूज नहीं कर रहा हूं, प्योर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट चेंज हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, सी टी कॉमा सी बाई टी। तो रख दो यहाँ पे x1 की जगह सी टी और y की जगह सी बाई टी। तो मैं रख दिया x इंटू वाई वन की जगह क्या रखना है, सी बाई टी, और प्लस y इंटू x1 की जगह क्या रखना है, सी टी इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो एक c सब में से कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो गया x बाई टी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज x बाई टी प्लस वाई टी इक्वल टू सी स्क्वायर। वाई टी इक्वल टू सॉरी 2c है, सी स्क्वायर नहीं है, 2c है। अब मैं थोड़ा इसको और डील कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई टी स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू 2c। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस 2ct इक्वल टू 0। आया क्या, देखो t में क्वाड्रेटिक बना है, t की दो वैल्यू आएगी। ओके, तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट खत्म इसका। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल के भी दो फॉर्म बनेंगे, एक तो पॉइंट फॉर्म और एक
पैरामेट्रिक फॉर्म वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अब मैं बात करता हूं नॉर्मल की। तो नॉर्मल में पहला क्या हो जाएगा, पॉइंट फॉर्म, वही बात, मतलब x1 y1 पे। तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। अब ये जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं, मुझे यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, यहां से आप देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है, x का कॉफिशिएंट अपन y का कॉफिशिएंट का निगेटिव, तो माइनस ऑफ y1 अपॉन x1, और इसी का उल्टा कर दूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1। ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, आ रहा है। अब एक ऐसी लाइन जो x1 y1 से पास कर रही है और स्लोप इतना है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब एक लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो y माइनस y1 इक्वल टू x1 अपॉन y1 x माइनस x1, मल्टीप्लाई करो तो दिस इज y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 और माइनस x1 स्क्वायर। x1 इधर है तो y1 को भी उधर लेके जा रहा हूं और इसको उधर लिख रहा हूं, x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा होता है नॉर्मल का इक्वेशन इन, इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब मैं चाहूं तो नॉर्मल को भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, सी टी कोमा सी बाई टी। जहां जहां x1 है वहां सी टी रखो, जहां जहां y1 है वहां पे सी बाई टी रखो। तो मेरे पास डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, आप रख देंगे, इसमें चेक करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब एक्स माइनस वाई टी प्लस सी माइनस सी टी फोर माइनस सी टी फोर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, और ये नॉर्मल का इक्वेशन है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे वैल्यू इसका रख दोगे इसी इक्वेशन में, तो यही आएगा। आप बहुत ईजी है, रख के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप वीडियो पॉज करोगे और मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखेंगे। अब देखते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करते हैं। देखो कई तरीका है कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालने का। मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं जो पहले भी आपको बताया गया था कि हमें पता है कि किसी भी हाइपरबोला के केस में हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, 2 टाइम्स एसिम्पटोट्स होता है, राइट है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन तो हमें पता है, हाइपरबोला तो हमारे पास पता है ना। अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला का इक्वेशन पता है, दैट विल बी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। अब देखो उसके बाद देखते हैं एसिम्पटोट्स, पता है इसके लिए मुझे एसिम्पटोट्स क्या हो गई थी, आप ध्यान से देखो। यदि इस हाइपरबोला का जो ग्राफ हमने बनाया था वो कुछ अब ऐसा बन गया था लास्ट में, फाइनल ग्राफ। यहाँ पे एसिम्पटोट्स क्या हो रही थी, एक्स और वाई एक्सिस एक्ट कर रही थी एज एसिम्पटोट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एसिम्पटोट्स में क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो मैं कंबाइंड इक्वेशन एसिम्पटोट्स का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको मिटा दे रहा हूं, बस हो गया। अब यहाँ से कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो 1 मिनट में आ जाएगा आपका। कैसे, अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2a माइनस हाइपरबोला, 2a माइनस हाइपरबोला। तो दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू 2a, मतलब 2 इंटू a मतलब एक्स वाई, राइट है ना, 2 इंटू एक्स वाई माइनस हाइपरबोला का इक्वेशन कितना है, एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर, राइट है, बात खत्म है। तो 2xy माइनस एक्स वाई, दिस विल बी एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन, दिस विल बी 0। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल दोनों का ग्राफ एक जैसा बन सकता है, दोनों का नेचर ऑफ ग्राफ एक जैसा हो सकता है, बट आप देख सकते हैं कि ये हमारा यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो दिस इज कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फर्क क्या रहा, माइनस का। ये तो पहले भी रहा था, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था उसमें भी 1 की जगह -1 आ गया था, तो यहाँ भी वो फर्क रहा।
तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल कुछ सेम ही है। तो ये बात समझ गए होगे यार, कुछ था नहीं इसमें, वैसे भी टाइम पास था तो मैंने करा दिया फिलहाल। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल सब करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन एसिम्पटोट्स, prove that the portion of tangents between asymptotes is bisected at point of contact, is bisected at point of contact। मैं स्टार्ट से रिपीट कर रहा हूं, prove that the portion of tangent between the asymptotes is bisected at point of contact and so that it is true for xy equal to c square, xy equal to c square। हमें प्रूव करना है कि इस हाइपरबोला के लिए जो टेंजेंट होगी ना, देखो ध्यान से, मैं डायग्राम से बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम में क्या होगा, इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हो, विदाउट ग्राफ बनाए आप क्वेश्चन ना करें। कर्व का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये गलती ना होनी चाहिए आपकी। क्या बोल रहा है कि यदि मैं किसी पॉइंट पे, मान लो ये रहा पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, CT अपॉन C/T। यदि मैं इस पर टेंजेंट खींच देता हूं तो इसने क्या बोला कि प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्पटोट्स। तो एक एसिम्पटोट्स तो ये रहा x एक्सिस और ये y एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। बोला ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन मान लिया ये a है और ये b है। बोला प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्पटोट्स इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब इसका मिड पॉइंट ही होगा P। जो टेंजेंट का पोर्शन एसिम्पटोट्स के बीच में है ना, उसका मिड पॉइंट ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है। ये प्रूव करना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या आ जाएगा। वैसे ही आप डायरेक्टली नहीं याद है आपको तो बिल्कुल फॉर्मूला वाइज चले। एक्स वाई को मैं क्या लिखूंगा, xy1 मतलब xct प्लस y(x1), सॉरी xy1 है तो x इंटू c/t एंड y इंटू ct इक्वल टू दिस इज c स्क्वायर। एक c कैंसिल आउट, राइट है। तो दिस इज x/t प्लस yt इक्वल टू c। ये हमारा टेंजेंट हो गया, जरूरी नहीं इसको सेटल करना। अब मैं फॉर पॉइंट ए बोलूं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। कैसे, y को 0 पुट कर दो क्योंकि x एक्सिस पे है, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ct हो जाएगा। तो x ct आ जाएगा और y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट है। अब देखो फॉर पॉइंट B की बात करते हैं, पॉइंट B की बात करते हैं। सॉरी देखो यहाँ पे कुछ छूट रहा है, इसके नीचे 2 आता था तो यहाँ पे चला जाता था 2c स्क्वायर, ठीक है 2c स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो 2c, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2ct आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं पॉइंट B के लिए, पॉइंट B y एक्सिस पे है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0, पता है ना ये बात। तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में x को 0 करेंगे तो ये 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c/t, 0 इंटू 2c/t। मुझे इन्हीं का मिड पॉइंट चाहिए था और यही प्रूफ करना था कि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही होगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है। तो मैंने बोला मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है। मान लिया वो m है, लेट से m कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2, 2ct प्लस 0, 2ct/2, 2ct/2 क्या हो जाएगा ct, एंड y1 प्लस y2/2 तो 0 प्लस 2c/t, उतना ही रह जाएगा, y2 करोगे तो c/t हो जाएगा। और यही तो है p, देखो तो यही है ना p। उसने बोला कि जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्पटोट्स होगा ना, इतना पोर्शन उसका जो मिड पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। और ये किसके लिए वैलिड होता है, केवल और केवल इस हाइपरबोला के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया प्रूफ, तो हेंस प्रूव्ड कर दिया ना, मैंने कर दिया, आपने थोड़ी किया, मैंने कर दिया प्रूफ। आपकी बारी आएगी तो आप देखो, इसको समझते हुए लिखो। बेहतर रहेगा कि आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए यहाँ तक, उसके बाद खुद से ट्राई करो। बट बेहतर तो बहुत कुछ रहता है लेकिन लोग करते नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप अभी इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लिखोगे कि इफ द नॉर्मल एट t1
इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट T2 अगेन, ठीक है, लिखो इफ नॉर्मल एट T1 इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट T2 अगेन देन सो दैट T2 इक्वल टू -1/T1 का होल क्यूब। क्वेश्चन को समझना, ये T1 T2 क्या दिया हुआ है। T1 का मतलब CT1, C/T1 और T2 का मतलब CT2, C/T2, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लिया एक पॉइंट P है, दैट विल बी CT1, C/T1 एंड एक पॉइंट Q है और दैट विल बी CT2, C/T2, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि P पे नॉर्मल खींचता हूं तो वो अगले सेम मतलब फिर से Q पॉइंट पे कट करता है, तो बताओ ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। किसके लिए बात कर रहा है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो एक छोटा सा डायग्राम है अपने पास, ठीक है, ताकि फीलिंग आ जाए कि करना क्या चाहते हैं। दिस इज y, दिस इज x, ठीक है। बोला मान लिया ये पॉइंट P है, ठीक है। यहां पे मैं यदि नॉर्मल खींचता हूं, दिस इज पॉइंट P, तो बोला कि पॉइंट Q पे कट करेगा, और यदि पॉइंट Q पे कट करेगा तो ये बताओ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला कंडीशन। कोई बात नहीं है ना, बहुत ईजी है अपने लिए। तो मैं क्या करता हूं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूं एट पॉइंट P, ठीक है। मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिखें, चलो मैं डेराइव करके लिख देता हूं, या डायरेक्ट लिख दें। याद है CTQ माइनस YT प्लस C माइनस CT की पावर 4, डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या होता है? CTQ माइनस YT प्लस C माइनस CT की पावर 4 इक्वल टू 0। बट हमें T1 चाहिए ना, तो T1 पे लिखना है, बात खत्म। और ये जो नॉर्मल है ये कहां से पास कर रहा है? इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने क्या बोल दिया इसी में कि नॉर्मल जो इक्वेशन नंबर 1 है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट Q। तो पॉइंट Q सेटिस्फाई करेगा तो रख दो इसमें, सेटिस्फाई करा दो। तो जहां सॉरी ये CTQ नहीं था, TQX था, तो ये ऐसे रहेगा। X की जगह क्या रखोगे? CT2, तो रख दिया यहाँ पे CT2 T1 क्यूब माइनस Y की जगह C/T2, तो CT1/T2 हो जाएगा ये, और प्लस C माइनस CT1 की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सब में से C कॉमन लेके हटा दिया, गायब हो गया C, ठीक है। T2 को भी सेटल करते हैं। T2 को यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? T2 स्क्वायर T1 क्यूब माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 की पावर 4 T2 इक्वल टू 0, राइट है। मैं देखो ध्यान से देखो, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं और इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? T2 T1 क्यूब कॉमन आएगा, तो मैंने कर लिया T2 इंटू T1 क्यूब कॉमन। तो क्या बचेगा? T2 T1 क्यूब कॉमन लिया तो T2 बचा, और माइनस यहां से क्या बचा? T2 T1 क्यूब ले लिया तो T1 बचा, और यहां से -1 कॉमन लिया तो दिस इज ऑल्सो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों एक जैसा हो गया, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 इंटू T2 T1 क्यूब -1 इक्वल टू 0, राइट है। ये सॉरी +1 लेना था, तो दिस इज +1, राइट है, यहां तक राइट है। तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है, तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, या तो ये 0 नहीं तो ये 0। तो बना लो यहाँ पे, वैसे जगह तो यहाँ भी है हमारे पास, बट यही लिख लेते हैं। तो ये 0 होगा का मतलब T2 इक्वल टू T1 हो जाए, या ऐसे लिख लो T2 माइनस T1 0 का मतलब क्या हो गया? T2 इक्वल टू T1। तो ये तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग है कि नहीं? देखो दोनों पॉइंट अलग अलग है, T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। अगला केस क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0, मतलब T2 इंटू T1 क्यूब इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? T2 T1 क्यूब इक्वल टू -1, और हमें क्या प्रूव करता था? T2 प्रूव करना था, तो इधर T2 रहने दिया, दिस इज -1/T1 क्यूब, और यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो जो क्वेश्चन बोला हम करते गए, बस जो बोला वही करते गए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। एक्सेस दिमाग लगाना भी कभी खतरा पैदा कर सकता है, तो खतरों से सावधान। तो देखो ना किया क्या, ये देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, टाइम पास किया, खूब मस्त टाइम पास हो गया। अगला क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते रहो, एग्जाम्पल्स में कर क्या रहे हैं। मतलब क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कर कैसे पाओगे? तो स्टार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, इफ ए बी सी डी आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का क्या मतलब होता है जी? इन चारों से एक सर्कल पास हो रहा होगा, ठीक है। तो लिख लिया ना आप, इफ ए बी सी डी आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है, देन प्रूव दैट T1 T2 T3 इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट T1 T2 T3 T4 इक्वल टू 1। ये T1 T2 T3 क्या है? पहले वाले के लिए T1, दूसरे वाले के लिए T2 T3 T4 पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे T1 T2 लिया था वैसा, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये बार बार आप प्रूव दैट क्वेश्चन करवा रहे हो, तो ये थोड़ी JEE में आता है। JEE में तो ऑप्शन देता है हमें। अभी मैं क्या करूँ, क्वेश्चन में इतना हटा दूँ, सब देने के बाद बोलो कि देन फाइंड आउट T2 इक्वल टू, तो क्या हो गया, ये ऑप्शन वाला हो गया। अभी मैं क्या करूँ, सब कुछ दिया हुआ है, ये बोलूँ कि ये ऐसा ना बोलो कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1, मैं बोलूँ कि फाइंड आउट T1 T2 T3 T4, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सॉल्व करेंगे आप? तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है अपने पास। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फिर वही डायग्राम बनेगा, छोटा बने या बड़ा बने, बनना तो वही है। दिस इज आवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मतलब 4 पॉइंट है। मान लिया ये चारों पॉइंट है, ऐसा नहीं एक सर्कल बना लो फिर चारों पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये एक पॉइंट है, एक ये है, इनको मत लो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। नामकरण कर दो, इनका नामकरण कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो बोला बताओ कुछ ऐसा होगा, बोला ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करो, थोड़ा उल्टा चलो इसमें। मैंने बोला लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है ना? ये सर्कल का है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि ये चारों पॉइंट से पास हो रहे हैं, इन चारों पॉइंट को जनरलाइज कर दूं। मैंने बोला कि इट पासेस थ्रू CT, C/T। देखो 4 डिग्री का इक्वेशन यदि बन जाएगा तो 4 पॉइंट मिलने ही है, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा 4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो लिख दिया यहाँ पे, दिस इज C स्क्वायर T स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर प्लस 2G इंटू CT प्लस 2F इंटू C/T प्लस C। अच्छा, इस C को मैं K ले लूँ, K इक्वल टू 0, क्योंकि दो एक जैसे C हो जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर T की पावर 4 प्लस C स्क्वायर प्लस 2GCT क्यूब प्लस 2FCT प्लस KT स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो T में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 4T आएंगे। 4T आने का मतलब 4 पॉइंट्स मिले होंगे, 4 अलग अलग T आएंगे ना। तो मैं इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो दिस इज C स्क्वायर T4 प्लस 2GCT क्यूब प्लस KT स्क्वायर प्लस 2FCT प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है C में। अब क्या बोला हमने कि हमने पता है कि बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स आएंगे। 4 रूट्स कौन कौन से होंगे, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा और T4 होगा। इसी टाइप के 4 रूट्स आए होंगे। हमें क्या बोला है कि ये बताओ कि 1 होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं थोड़ा सा यहीं पे स्पेस ले लूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। तो इसको मिटा देते हैं और देखो ये स्पेस मैं स्पेशली आप लोगों के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, स्पेशली, ठीक है ना, ऑन पब्लिक डिमांड। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका, इस इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन आया है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 T4। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसी भी इक्वेशन के लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। मतलब जैसे C/A बोलते हो ना, तो यहां पे तो A B C D E होगा, तो E/A हो जाएगा। E/A हो जाएगा मतलब C स्क्वायर बाई C स्क्वायर एट दैट विल बी 1। तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, बात खत्म है।
को बोलेगा सर प्लस का आएगा या माइनस का, कैसे पता चलेगा? देखो ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, पहला माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, फिर ई बाई ए, तो ई बाई ए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना था कि ये आएगा। देखो थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे ये जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट दिया था ये भी तो किसी कंसेप्ट के बेस्ड पे ही आया है ना, ऐसा थोड़ी है कि हवा में दे दिया और कुछ करेंगे नहीं, उसका यूज नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंसेप्ट का यूज ना करें, बट वो क्या होता है क्वेश्चन कि उसमें और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनके थ्रू हम उसको भी इन्वॉल्व करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि हमने उसको यूज किया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यूज किया है, तो मजा आ गया ना। तो वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लें। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो आप कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोलास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू a स्क्वायर। कॉमन टेंजेंट चाहिए, कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बहुत पहले भी कर रखे हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे। मान लिया इस पे एक पॉइंट P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी टी कोमा सी बाई टी है, ठीक है। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन दिस हाइपरबोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इक्वेशन 1, पॉइंट P दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल टू 2at। डायरेक्टली आप पिछले इससे पहले जो कराएगा t इक्वल टू 0 फॉर्म से आप देख लें उसमें क्या होगा। यहाँ पे 2ct आता था, लेकिन अभी चूंकि a है तो at ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो दिस इज वाई टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2at एंड दिस विल बी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस 2a बाई टी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 पहले से ले रखे हैं, 1 और 2 पहले से ले रखे हैं। और ये लाइन इसके लिए भी टेंजेंट है, ये लाइन इसके लिए भी टेंजेंट, बोला कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो इसके लिए जो टेंजेंट है वही इसके लिए भी है। तो मैं बोलता हूं कि नाउ इक्वेशन 3 इज ऑल्सो टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अच्छा JEE में ये सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस पे तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी याद है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, सी क्या होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रहा सी, एम यहां से मिलेगा आपको, और ए तो पता ही है आपको, ए तो यही का है, ठीक है। तो मैं सी स्क्वायर, सी दिस, तो 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एम स्क्वायर मतलब 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, अभी देखो 4 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 4 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर। मर्जी पड़े आप कैंसिल आउट करो, ना मर्जी पड़े मत करो, ठीक है। ये टी की पावर 4 है, नीचे करना चाहते हो तो दिस इज टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ आएगा तो 4t स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर 4, सबको इधर लाया तो टी की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बना। ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। अब मैंने क्या किया, लेट टी स्क्वायर को m मान लिया, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं ना, 4 है। अब टी स्क्वायर को m माना तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1, तो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालते हैं, m का मतलब स्लोप नहीं है, जस्ट लाइक कुछ भी माना है हमने, m निकालते हैं। m की वैल्यू क्या, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, तो m क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस रूट 20, रूट 20 क्या हो जाएगा, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 5 हो सकता है ना ये, अपॉन 2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5। दिस इज टी स्क्वायर,
-2 प्लस माइनस √5, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू एक तो -2 माइनस √5 और टी स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस √5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टी स्क्वायर निगेटिव थोड़ी होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव थोड़ी होता है, यही पॉसिबल है। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें देखो ये टी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, बस टी मिल जाए तो काम हो जाएगा, टी स्क्वायर तो मिल गया। तो इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ बन जाए, क्या पता कुछ बन जाए। तो या तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x/√5 माइनस 2, राइट है, √5 माइनस 2 प्लस 2a/t का मतलब क्या लिखोगे, √√5 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसका रूट भी निकाल लें, रूट मतलब t की वैल्यू क्या करोगे, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 2ab होना चाहिए था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बात ये नहीं है कि आपने कैलकुलेशन क्या किया यहाँ से, बात ये है कि आप समझ पाएगी नहीं क्वेश्चन को, मुद्दा वहाँ पे है। और यदि कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ तो बेहतर है कि क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो भी है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, देखिए, इफ ए कॉर्ड ए बी सबटेंड्स 90 डिग्री, इफ ए कॉर्ड ए बी सबटेंड्स 90 डिग्री एट पॉइंट पी ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड्स 90 डिग्री एट अ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, then show that chord AB is parallel to normal at point P. Then show that chord AB is parallel to normal at point P. बात को समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ क्वेश्चन में, बट यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत कुछ है। अब ये सब तो बहुत बेसिक हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोला एक कॉर्ड है ए बी, मान लिया ये रही कॉर्ड ए बी हमारे पास। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसने बोला कि ये एक और पॉइंट पी है कहीं, तो अभी मान लो ये रहा पॉइंट पी पे ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। देख के नहीं लगेगा कि 90 है, बट ये एंगल 90 है, मान लिया। ठीक है, ये एंगल 90 है, पॉइंट पी पे 90 डिग्री सबटेंड किया बोला है। तो ये बोले हैं कि तो प्रूव करो कि यदि पॉइंट पी पे मैं नॉर्मल खींचता हूं, नॉर्मल मतलब वो भी ऐसे ही जाए, ये पॉइंट पी पे नॉर्मल हो जाए, जैसे भी ये पॉइंट पी पे नॉर्मल और ए बी दोनों पैरेलल हो। पैरेलल मतलब पॉइंट पी पे नॉर्मल का स्लोप और ए बी का स्लोप बराबर आ जाए। तो दो पॉइंट है, इनको मान लेते हैं और अब कर लेते हैं हिसाब किताब। तो ए पॉइंट को क्या मान लिया, सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, और इसको क्या मान लिया, सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। ठीक है, और पॉइंट पी को मान लिया सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री। बोलो, तो जैसे में पता चला कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब एपी और बीपी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो स्लोप ऑफ एपी निकालते हैं, स्लोप ऑफ बीपी निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर करेंगे। मैं बोला स्लोप ऑफ एपी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एपी देखो, c बाई टी वन माइनस सी बाई टी थ्री अपॉन सी टी वन माइनस सी टी थ्री। ऊपर से c कॉमन लिया और कैलकुलेट भी कर रहे हैं, तो दिस इज टी थ्री माइनस टी वन अपॉन टी वन टी थ्री, एंड दिस इज c कॉमन लिया तो टी वन माइनस टी थ्री। ये कट गया -1 टाइम्स में, और ये भी कट गया, तो क्या हो गया, -1 अपॉन टी वन टी थ्री हो गया। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं एम बी पी लिख सकता हूं, एम बी पी, उसमें T1 T3 इन्वॉल्व था, इसमें T2 T3 इन्वॉल्व है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन T2 T3। अब हमें पता है, और सबको पता है, इसलिए वी नो लिख रहा हूं, मुझे ही नहीं पता, मतलब सबको ही पता है कि एम ए पी डॉट एम बी पी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि लाइन ए पी और लाइन बी पी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये -1 हो जाएगा, मतलब
माइनस ऑफ 1/T2 T3 इंटू माइनस ऑफ 1/T1 T3 इक्वल टू -1। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 1/T1 T2 T3 स्क्वायर, T1 T2 T3 स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहां से क्या मिला मुझे, ये मिल गया, कंडीशन रहने दो। अब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल एट पी लिखता हूं, नॉर्मल एट पॉइंट पी लिखता हूं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मल एट पॉइंट पी का, ठीक है। t³ माइनस वाई टी प्लस सी माइनस सी टी की पावर 4 इक्वल टू 0, ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अच्छा ये मैं t3 पे कर रहा हूं तो सबको t3 कर देता हूं। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये तो लाइन का इक्वेशन है ना, तो नॉर्मल किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, x का कोफिशिएंट मतलब TQ का होल क्यूब अपॉन y का कोफिशिएंट TQ का एडिशनली माइनस, तो ये पहले से एक माइनस था इसमें और एक और माइनस दिया तो दिस इज कैंसिल आउट और एक और पावर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा T3 स्क्वायर, राइट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया T3 स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल आप ऐसे ही याद कर लेंगे टी स्क्वायर ही होता है। अच्छा अब मैं स्लोप ऑफ ए बी की बात करूं, चूंकि ए बी और नॉर्मल की कंडीशन है स्लोप ऑफ ए बी, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एपी का निकाला बीपी का निकाला वैसे ही ए बी का। तो सिमिलरली ए बी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ कंडीशन आ जाएगा -1/T1 T2। और देखो ध्यान से -1, इस माइनस को मैं इधर दे दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, माइनस को यहां पे दे दूं तो -1/T1 T2 क्या हो जाएगा T3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा T3 का होल स्क्वायर, ये कहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या देखा आपने, इन दोनों का स्लोप बराबर हो गया, दोनों का स्लोप बराबर हो गया, तो हमने क्या देखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या देखा आपने, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, हैंस प्रूव्ड। यही तो पूछा था प्रूफ करने के लिए कि आप ये बताओ यदि यहाँ पे 90 डिग्री बने तो ये नॉर्मल इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट है अपना और ये लास्ट होगा, इवन ये हाइपरबोला चैप्टर का ही लास्ट है, उसके बाद हाइपरबोला खत्म, तो आप रिलैक्स फील करोगे थोड़ा। क्वेश्चन लिखे, प्रूव दैट द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूव दैट द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन हाइपरबोला, वही हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर मतलब एच की, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एच होता है। तो क्या करना है, प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन हाइपरबोला दिस एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ऑल्सो लाइज ऑन द हाइपरबोला, मतलब ये जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी हाइपरबोला पे ही होगा। देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। कैलकुलेशन हो सकता है इसका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है जो इस इंस्क्राइब्ड बाय हाइपरबोला, तो मतलब इसके ऊपर ही होंगे उसके वर्टेक्स। तो मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी और इसके ऊपर होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में T1 दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स T2 दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स T3 दे दिया। T3 मतलब समझ रहे हो, C by T3। अब मुझे ऑर्थो सेंटर चाहिए, ऑर्थो सेंटर चाहिए तो ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर यहां से डाला, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज ऑर्थो सेंटर। ये D बोल दिया और ये E बोल दिया, मतलब अल्टीमेटली मुझे BE और AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करना है किसी हाइपरबोला पे लाई कराना चाहिए, कर लेंगे ना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, स्लोप ऑफ BC निकालता हूं, स्लोप ऑफ BC। देखो ना डायरेक्टली ऐसे निकाल दो, क्या अभी निकाले थे ना जैसे AB का AP का 3 पॉइंट थे हाइपरबोला पे, वैसे ही तो है ये भी। तो क्या हो जाता है ये BC के लिए -1/T2 T3, तो इसकी हेल्प से मैं AD का स्लोप निकाल सकता हूं। वो क्या हो जाएगा, चूंकि परपेंडिकुलर है ना, BC का परपेंडिकुलर है AD, तो क्या करें उल्टा करके और एक और माइनस दे दें, तो ये क्या हो जाएगा T2 T3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं M ऑफ AC निकाल रहा हूं, M ऑफ AC एंड दैट विल बी -1/T1 T3, तो M ऑफ BE भी हमारे पास आ जाएगा, स्लोप ऑफ BE क्या आ जाएगा T1 T3,
इसको इक्वेशन 1 बोला और इसको इक्वेशन 2 बोला। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन ऑफ एडी लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ एडी लिखता हूं। देखो ध्यान से, एडी मतलब एडी का हमें स्लोप पता है और एडी पॉइंट ए से पास कर रहा है, पता है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही तो है सी T1 सी बाई T1। तो मैं पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखता हूं, तो y माइनस सी बाई T1 इक्वल टू एम, एम कितना है एडी का T2 T3 इंटू एक्स माइनस सी T1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y T1 माइनस सी अपॉन T1 इक्वल टू दिस इज x T2 T3 माइनस सी T1 T2 T3। मर्जी पड़े T1 को भी उधर लेके चले जाते हैं, तो दिस इज y T1 माइनस सी इक्वल टू x T1 T2 T3 माइनस सी T1 स्क्वायर T2 T3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये किसका इक्वेशन है, एडी का इक्वेशन है। अब मुझे चाहिए स्पेस, स्पेस मतलब अभी लिखना है ना, अभी बी निकालना है, तो इधर तो पूरा जनता है, तो इनको हटाते हैं। तो आप इसको लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो ये एडी का इक्वेशन आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ बीई, बी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर वही बी से पास कर रहा है और स्लोप पता है बी का हमें T1 T3। तो क्या लिखेंगे y माइनस सी अपॉन T2 इक्वल टू स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा T1 T3 x माइनस सी T2। फिर वही मल्टीप्लाई किया तो y T2 माइनस सी अपॉन T2 इक्वल टू x इंटू T1 T3 माइनस सी T1 T2 T3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज y T2 माइनस सी इक्वल टू x T1 T2 T3 माइनस सी T1 T2 स्क्वायर T3 इक्वेशन नंबर 2। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 2 पहले ही हो चुका है, इसको 3 ले लो और उसको 4 ले लो। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा हो रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो ये एक चीज कॉमन दिख रही है दोनों में, ये दिख रहा है x T1 T2 T3। मैं क्या करता हूँ 3 माइनस 4 कर देता हूँ, या 4 माइनस 3 कर देता हूँ। 4 माइनस 3 की बात करते हैं, तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ। तो y T1 माइनस सी इक्वल टू x T1 T2 T3 माइनस सी T1 स्क्वायर T2 T3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू आनी है हमारे पास, तो y यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो T2 माइनस T1 आ जाएगा इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है T1 T2 T3 c के साथ, मैंने बोला c इंटू T1 T2 T3 कॉमन ले लिया, T1 T2 T3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा T2 और नीचे क्या बचेगा, सॉरी माइनस का T2, तो नीचे क्या बचेगा T1 और माइनस का T2। इसमें भी यही बचा हुआ है, T2 माइनस T1 बचा हुआ है, और ठीक है जो भी है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम्स में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ c T1 T2 T3 इक्वेशन नंबर 5। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 या फ्रॉम इक्वेशन 4 की बात कर लूं ताकि x भी आ जाए। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है h के लिए। तो इक्वेशन 4 में y की जगह ये रखना है मुझे, तो y की जगह ये रखना है, तो रख दिया y की जगह। तो दिस इज माइनस ऑफ c T1, T2 पहले से था तो T2 स्क्वायर T3 और माइनस c पहले से एक और है इक्वल टू x T1 T2 T3 x T1 T2 T3 माइनस c T1 T2 स्क्वायर T3। ये देखो ये टोटल का कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ c अपॉन T1 T2 T3। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके हैं, h हैं, h के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि लेट यहाँ पे कि लेट T1 T2 T3 ये नंबर ही तो होंगे, इनको मैं कैपिटल T मान लूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी
और ये लो माइनस ऑफ दिस को मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ, माइनस ऑफ T1 T2 T3 को कैपिटल टी मान लूँ तो क्या हो जाएगा C/T हो जाएगा और y क्या हो जाएगा CT हो जाएगा। बस हो तो गया, सॉरी ये कैपिटल टी लिखना था। तो ये पॉइंट आ रहे हैं क्या इस पे, देखो तो x/t c स्क्वायर आ रहा है क्या, करके देखो C/t इंटू CT आ रहा है ना t स्क्वायर, तो हो गया हैंस प्रूव्ड। मतलब ये भी हाइपरबोला पे ही लाई करेगा। कोई बोला सर ये तो आपने उल्टा ले लिया, अरे उल्टा सीधा कुछ नहीं है यार, पैरामेट्रिक पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो सेटिस्फाई करना चाहिए और कैलकुलेशन जम्बल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फड़फड़ा के रह जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था। और मैथ में आते हैं यार लेंदी क्वेश्चन आते हैं, डरना थोड़ी होता है मैथ में। मैथ में कैलकुलेशन से तो बिल्कुल ना डरे आप। और बाकी तो क्या है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो ये चैप्टर खत्म होता है, बहुत अच्छा रहा ये चैप्टर, चैप्टर का द एंड हो गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, तो आई होप आप समझे होंगे इस चैप्टर को, आप समझे होंगे इस चैप्टर को, ठीक है। ये स्माइली है, मतलब आप समझे होंगे। थैंक यू सो मच। देखते हैं अगला चैप्टर क्या आता है और उस हिसाब से उसको भी डील करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस भी लेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।